आज का रिवीजन क्लास का एजेंडा है लायबिलिटी ऑफ लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज। कंपनी लॉ में ये रूल है कि अगर कंपनी के शेयर्स पार्टली पेड हैं और पार्टली पेड शेयर होल्डर में जो प्रेजेंट मेंबर शेयर होल्डर लोग हैं, जो आज के दिन मेंबर है, लिक्विडेशन वाले दिन जो कंपनी के मेंबर हैं, अगर वो लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं, अपने कॉल वाला जो पार्टली पेड से हम लोग उनसे पैसा मंगाते हैं, वो लोग अगर अपना पैसा नहीं दे पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीजन, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गए या ट्रेसेबल नहीं है कोई भी कारण से, तो कंपनी हैज ए राइट या लिक्विडेटर हैज ए राइट कि उनके पहले जो शेयर होल्डर्स थे, यानी उन्होंने जो प्रेजेंट मेंबर लोगों ने जिन लोगों से वो शेयर खरीदा था, तो उनके पहले वाले मेंबर से, प्रेजेंट मेंबर से पहले वाले मेंबर जिनको पास्ट मेंबर बोलते हैं, तो पास्ट मेंबर से हम लोग पैसा मंगा सकते हैं। और ये जो पास्ट मेंबर से पैसा मंगाने का जो सिस्टम है ना, उसमें कहानी ये है कि पास्ट मेंबर से आप पैसा सिर्फ तभी मंगा पाएंगे वन, कि पास्ट मेंबर ने अपना शेयर लिक्विडेशन के 1 साल के अंदर अंदर ही ट्रांसफर किया हो। मतलब अगर पास्ट मेंबर ने, जिसको हम लोग लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, अगर अपना शेयर बेचे हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, मींस पास्ट मेंबर हैज ट्रांसफर्ड हिज शेयर्स प्रायर टू 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ लिक्विडेशन, तो पास्ट मेंबर से हम लोग पैसा नहीं मंगा पाएंगे। पास्ट मेंबर विल बी अब्सॉल्व्ड फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटीज। और दूसरी बात है, पास्ट मेंबर से पैसा सिर्फ तभी मंगाया जाएगा जब प्रेजेंट मेंबर लोग पैसा नहीं दे पाएगा। तीसरी बात है, पास्ट मेंबर से पैसा तभी मंगाया जाएगा जब क्रेडिटर लोगों का पैसा आउटस्टैंडिंग होगा। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर या बाकी शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए पास्ट मेंबर से पैसा नहीं आएगा, क्रेडिटर्स का पैसा बाकी रहेगा, तभी पास्ट मेंबर से पैसा आएगा। एंड लास्ट बात है, पास्ट मेंबर ने जिस दिन अपना शेयर बेचा था उस दिन के बाद जितना भी क्रेडिटर बढ़ा है, अमाउंट वाइज जितना भी क्रेडिटर बढ़ा है, उन क्रेडिटर्स के लिए पास्ट मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो पास्ट मेंबर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंक्रीज इन द लायबिलिटी विच हैव टेकन प्लेस आफ्टर द पास्ट मेंबर ceased to be the past member, I mean after the past member had sold his shares. और लास्ट टॉपिक है कि अगर एक क्रेडिटर है, एक मतलब अमाउंट वाइज बोल रहा हूं मैं, अगर एक क्रेडिटर है और उसी वक्त में 2 या 2 से ज्यादा पास्ट मेंबर हैं, तो सारे पास्ट मेंबर्स के बीच में उनका जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, मतलब जिनका जो कॉल अनपेड अमाउंट है, उस रेशियो में उस क्रेडिटर का पैसा डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कि अगर एक वक्त में क्रेडिटर का मान लीजिए 10,000 रुपया बाकी है और उस वक्त 4 मेंबर लोग ऐसे हैं जो पास्ट मेंबर थे, उसके बाद उन्होंने मान लीजिए शेयर बेचा है, तो जब हम लोग पास्ट मेंबर में पैसा डिवाइड करेंगे, और 10,000 रुपया का मान लो क्रेडिटर है, तो चारों पास्ट मेंबर में रेशियो में डिवाइड होगा। बोलोगे रेशियो मच विल बी इक्वल? नो, रेशियो विल बी द अमाउंट मैक्सिमम लायबिलिटी ऑफ देम। मतलब उनका जो अनकॉल्ड या उनका जो अनपेड कैपिटल था, मान लो उनके पास, किसी के पास 1,000, किसी के पास 2,000, किसी के पास 3,000 शेयर है और किसी के पास 4,000 शेयर है, तो 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 शेयर के पीछे उनका जो कॉल अमाउंट बाकी है, उस कॉल अमाउंट के रेशियो में उनसे वो 10,000 रुपया मंगाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि पास्ट मेंबर में कोई अकेला पास्ट मेंबर गिवन लायबिलिटी के लिए जिम्मेदार नहीं होता। इफ एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर आर मोर देन 1 पास्ट मेंबर्स, then they all will be liable and they will be liable in the ratio of their legal liability. अब इस पूरी चीज के लिए हम लोगों को एक टेबल, मतलब हम लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं लायबिलिटी ऑफ पास्ट मेंबर्स के, उसमें हम लोगों को किस तरह का टेबल बनाना पड़ता है। ये टेबल अगर आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा समझने में। कि जैसे मान लीजिए ये 4 मेंबर हैं, QRST, ये चारों मान लीजिए पास्ट मेंबर हैं, तो इन लोगों के पास कितने नंबर ऑफ शेयर थे जो इन्होंने बेचे थे, वो एक नंबर ऊपर लिख दीजिए, और इनका एक शेयर के पीछे कितना लायबिलिटी था उससे मल्टीप्लाई करके इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी का अमाउंट यहां पे लिख दीजिए, लिख करके अंडरलाइन कर दीजिए। ये मैक्सिमम लायबिलिटी का मतलब होता है कि इससे ज्यादा पैसा हम लोग इनसे नहीं मंगा सकते। तो ये उनका जो पार्टली पेड अमाउंट है ना, जितना अनपेड अमाउंट, जैसे 4-4 रुपया करके इन लोगों का बाकी था, 6-6 रुपया करके ये लोग दे दिए थे, तो इनका 4-4 रुपया करके यहां लायबिलिटी लिख लिया जाए। तो क्योंकि 4-4 रुपया करके इन लोगों का बाकी था, तो उससे ज्यादा हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोग उससे ज्यादा पैसा इन लोगों से नहीं मंगा सकते। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम लीगल लायबिलिटी। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर वक्त में
5,000 रुपया का सन्ड्री क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर का लायबिलिटी था। मैंने आपको बोला था कि पास्ट मेंबर से पैसा सिर्फ तभी मंगाया जा सकता है जब प्रेजेंट मेंबर पैसा नहीं देंगे, 2 क्रेडिटर लोगों का पैसा बाकी होगा। तो ये देखिए 5,000 क्रेडिटर लोगों का पैसा बाकी था, और उस वक्त जिस वक्त इसका आदमी का पैसा बाकी था उस वक्त ये चारों लोग शेयर होल्डर थे, पास्ट मेंबर ये चारों थे। तो ये 5,000 रुपया इन चारों में डिवाइड होगा इन द रेशियो 48:60:32:20। ओके, अब क्या हुआ ना कि 15/5 वाले दिन, जिस दिन ये क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग था उस दिन ये चारों शेयर होल्डर थे। अब 15/5 वाले दिन ये जो बंदा है, ये बंदा मतलब ये जो क्यू नाम का बंदा है, इस बंदे ने अपना शेयर सेल कर दिया। तो 15/5 के बाद जितना भी क्रेडिटर बढ़ेगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, 15/5 के बाद जितना भी क्रेडिटर इंक्रीज होगा उसके लिए ये बंदा जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन इन लोगों ने अपना शेयर और बाद में बेचा था, तो ये लोग 15/5 के बाद जो भी क्रेडिटर इंक्रीज होगा उसके लिए क्यू नाम का बंदा जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन बाकी लोग तो जिम्मेदार होंगे। तो देखिए 15/5 से लेकर के 18/9 के बीच में 4,200 रुपए का क्रेडिटर जब बढ़ा तो क्यू को जिम्मेदार नहीं माना गया, क्योंकि क्यू ने इस पीरियड में 15/5 से 18/9 के बीच में क्यू वाज नॉट दी शेयर होल्डर। क्यू 15/5 के दिन अपना शेयर बेच दिया था, और ये 4,200 इंक्रीज हुआ 15/5 से 18/9 के बीच में, इस 4 महीना में बढ़ा। ये 4 महीना में क्योंकि क्यू शेयर होल्डर नहीं था उससे पैसा नहीं मंगाया जाएगा, तो इन तीनों से पैसा मंगाया जाएगा, और इस 4,200 रुपया को इस तीनों में डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 60:32:20। और ठीक 18/9 को आर नाम का शेयर होल्डर ने भी अपना शेयर बेच दिया था। तो 18/9 के बाद जो क्रेडिटर इंक्रीज हुआ वो क्यू और आर पैसा नहीं देगा, पर एस और टी पैसा देगा। तो उसके बाद 1,300 रुपया का और क्रेडिटर बढ़ा, जो हम लोग एस और टी में डिवाइड किए। फिर एस ने भी शेयर बेच दिया, तो उसके बाद जो क्रेडिटर बढ़ा वो सिर्फ टी को हम लोगों ने असाइन किया, क्योंकि और कोई पास्ट मेंबर नहीं था। उसके बाद ये जितना हम लोगों ने लायबिलिटी, क्रेडिटर का लायबिलिटी इन लोगों के ऊपर असाइन किया, उसको एड अप कर लिया जाता है, और इस अमाउंट को मैक्सिमम लायबिलिटी से कंपेयर किया जाता है, और जो लोअर अमाउंट होता है उसी के लिए हम लोग, क्योंकि मैक्सिमम लायबिलिटी से ज्यादा पैसा तो हम लोग उनसे मंगा ही नहीं सकते, तो जो लोअर होता है उतना ही पैसा हम लोग मंगाएंगे। तो देखिए इसका तो लोअर 1,500 है, इससे 1,500 मंगाएंगे, इसका लोअर 4,125 है, इसका लोअर 3,000 है, लेकिन इसका लोअर देखिए 2,375 मंगाने का था, और इसका मैक्सिमम लायबिलिटी ही 2,000 का था, तो इससे हम लोग 2,000 मंगाएंगे। तो अगर आप लास्ट वाले बंदे से 2,000 मंगाएंगे तो उसका 375 रुपया जो नहीं आया वो अल्टीमेटली क्या होगा? आंसर इज क्रेडिटर लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो सर्टेन क्रेडिटर्स विल बी लेफ्ट अनपेड, और ये लिक्विडेशन में बहुत आराम से होता है कि कुछ क्रेडिटर्स का पैसा अनपेड रह जाता है। तो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी का ये रिवीजन है। लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी पास्ट मेंबर लोगों को बोला जाता है। अच्छा, एक बात इसमें और याद रखिएगा कि अगर कोई भी पास्ट मेंबर मान लीजिए अपना शेयर बेचा नहीं, वो मर गया, बेचा नहीं, वो मर गया, उसके बच्चे के पास वो शेयर चला गया, तो उसको ट्रांसफर नहीं, ट्रांसमिशन बोलते हैं लॉ में। और उसका बच्चा जो है वो जिस दिन शेयर बेचेगा उसके बाद उसका लायबिलिटी बंद हो जाएगा, अदरवाइज उसका लायबिलिटी जिंदा रहेगा। क्योंकि बाप का लायबिलिटी, बाप का जब शेयर बच्चे के पास चला गया तो लायबिलिटी भी बच्चे के पास चला जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या होता है कि वो बच्चा मान लो उसने अपना शेयर सेल नहीं किया, तो अगर उसने अपना शेयर सेल नहीं किया तो वो प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी बन जाता है, प्रेजेंट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी, तो वो प्रेजेंट मेंबर रहेगा। लेकिन मान लो एज ए प्रेजेंट मेंबर वो पैसा नहीं दे पाया तो उसको पास्ट मेंबर भी बोला जाएगा। आप बोलेंगे सर उसके बाप को बोलिए पास्ट मेंबर, हाँ तो उसका बाप ही पास्ट मेंबर है, लेकिन बाप क्योंकि जिंदा नहीं है तो उसको पास्ट मेंबर भी बोला जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन ये पता चलता है कि एक बाप ने बच्चे को शेयर दे दिया, बाप के मरने की वजह से उसको मिल गया, तो उसका बच्चा इज प्रेजेंट मेंबर एज वेल एज ए पास्ट मेंबर ऑल्सो, तो उसका जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना, अगर वो लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी का टेबल बनाने बोलेगा तो उसका नाम लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी में रखना। और वो अब ध्यान देना, वो एकदम लास्ट तक लायबल रहेगा, मतलब टू बी प्रिसाइज, क्योंकि वो तो लास्ट तक भी शेयर नहीं बेचा, तो उसका लायबिलिटी यहां लास्ट तक। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्यू मर गया था और उसका बच्चा एम बन गया था शेयर होल्डर, तो उसका लायबिलिटी यहां तक जाएगा, मानो उसको लास्ट तक आपको डिवाइड करना पड़ेगा अगर उसका बच्चा प्रेजेंट मेंबर था। लेकिन अगर उसका बच्चा मान लो इस जगह पे शेयर बेच दिया था, 14-12 को शेयर बेच दिया माइंड इट, तो उसका बच्चा फिर
प्रेजेंट मेंबर नहीं है, उसका बच्चा पास्ट मेंबर है और उसका बच्चा 24-12 तक लायबल रहेगा क्योंकि उसने 24-12 को शेयर सेल किया था। बाप जब मरा तब तक नहीं, बच्चा जिस दिन शेयर सेल किया तब तक उसकी लायबिलिटी रहेगी। सो ये टोटल कैलकुलेशन या ये टोटल रिवीजन पास्ट मेंबर कॉन्ट्रीब्यूटरी का होता है। अच्छा, अब एक छोटा सा रिवीजन मैं आपको कराता हूं, दैट इज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड प्रिपरेशन ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। बहुत ज्यादा थियोरिटिकल है, आपको ऑब्वियसली बुक देखना पड़ेगा, 1-2 सम का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको रिवीजन टाइप से करा देता हूं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होता है? ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो लिक्विडेटर को मिलता है, डायरेक्टर लोग बनाते हैं। तो जिस दिन लिक्विडेटर कंपनी में आता है उस दिन डायरेक्टर लोग लिक्विडेटर को 2 पेपर हैंडओवर करता है, वन इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड वन इज डेफिशिएंसी अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में डायरेक्टर लोगों की जानकारी में कंपनी की जितनी भी असेट और लायबिलिटी होती है उसको एक डिफरेंट टाइप के स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट कंपनी लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, उस फॉर्मेट में असेट लायबिलिटी के रियलाइजेबल वैल्यू को, बुक वैल्यू नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू को सजाया, बुक वैल्यू भी कहीं कहीं लिखा जाता है पर रियलाइजेबल वैल्यू को सजाया जाता है और उसके बाद उसमें एक डिफरेंस निकलता है, बिकॉज असेट का रियलाइजेबल वैल्यू लायबिलिटी के पेएबल वैल्यू से जनरली कम होता है, तो एक डेफिशिएंसी आती है लास्ट में। तो वो जो डेफिशिएंसी है वहां तक लिक्विडेटर स्टेटमेंट बनाता है जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बोला जाता है। और फिर वो एक और स्टेटमेंट बनाता है प्रॉफिट और लॉस का, कि पिछले कुछ सालों में उसको कितना प्रॉफिट और लॉस कहां कहां से हुआ और असेट लायबिलिटी को बेचने में कितना प्रॉफिट लॉस होगा। उन सारे प्रॉफिट लॉस को जब जॉट डाउन करोगे ना तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जितना डेफिशिएंसी आया था प्रॉफिट लॉस में भी लॉस उतना ही आएगा। फॉर एग्जांपल, जब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो उसमें अगर असेट माइनस लायबिलिटी का रियलाइजेबल वैल्यू माइनस करने के बाद मान लो 12 लाख आया, मतलब आवर असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे आवर लायबिलिटीज बाय 12 लाख रुपया, तो वो तो असेट लायबिलिटी के कंपैरिजन से आ गया। जब दूसरा स्टेटमेंट डेफिशिएंसी अकाउंट वाला बनेगा उसमें जब लॉस प्रॉफिट हम लोग लिखेंगे तो वहां पे लॉसेस विल बी मोर देन लायबिलिटीज, देन प्रॉफिट्स बाय मोर देन 12 लाख। तो वो दोनों अमाउंट नेचुरली टैली हो जाता है। कई बार उन दोनों अमाउंट के टैली की वजह से जो बैलेंसिंग फिगर का भी वर्किंग दे देता है क्वेश्चन पेपर में, थोड़ा सा स्मार्ट क्वेश्चन अगर रहता है तो उसमें एक तो कहीं पे मिसिंग फिगर दे देगा, तो क्योंकि दोनों अमाउंट इक्वल होना है तो मिसिंग फिगर वहां से निकल जाता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से स्टेटमेंट बनता है। आप यहां पे देखिए और रिविजन करिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर लिखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में इतना बड़ा खाली जगह रहेगा, यहां डिटेल लिखेंगे। राइट हैंड साइड में रियलाइजेबल अमाउंट है, ये रियलाइजेबल वैल्यू है। पहले हम उन असेट्स के बारे में लिखेंगे जो प्लेज्ड नहीं है, यानी फ्री असेट, जो किसी तरह से मॉर्टगेज्ड नहीं है, उसको लिस्ट ए बोला जाता है। उन सब का नाम लिख दिया जाता है, यहां रियलाइजेबल वैल्यू लिख करके जोड़ दिया जाता है। माइंड इट, ये डायरेक्टर बना रहा है, क्योंकि लिक्विडेटर जो असेट लायबिलिटी बेच देता है, मैंने असेट बेच करके लायबिलिटी पेमेंट करता है, उसके लिए लिक्विडेटर तो इस तरह का स्टेटमेंट ऑफ, जिसको बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है। वो तो एक इस तरह का लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है जिसका रिवीजन मैंने पिछली क्लास में आपको करवाया था। तो अब देखो कुछ इस तरह के कार्यक्रम है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डायरेक्टर बना रहा है एंटीसिपेशन बेसिस पे कि बेचेगा तो इतने पैसे मिल सकते हैं, और लिक्विडेटर जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है वो टी शेप में बनाता है बेचने के बाद, और दोनों का लिखने का तरीका भी अलग है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है स्पेसिफिकली प्लेज्ड असेट्स। असेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड एज पर लिस्ट बी। इसमें 5 कॉलम है लेफ्ट में। असेट का नाम, असेट का रियलाइजेबल वैल्यू, लायबिलिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, डेफिशिएंसी उसको कितना पेमेंट नहीं हो पाया, और सरप्लस फ्रॉम दी असेट। जो सरप्लस फ्रॉम दी असेट आता है वो इस आखिरी वाले कॉलम में सरप्लस बोल करके चला जाता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैश है जो अदर लायबिलिटीज को पेमेंट करने के काम आएगा। और ये जो डेफिशिएंसी बोल करके आता है ये रैंकिंग एज अनसिक्योर्ड हो जाता है, तो जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिखा जाता है तो उसको लास्ट में वहां पे लिखेंगे। तो कुछ इस तरह से बनाने के बाद इसका टोटल कर लिया जाता है अमाउंट कॉलम का, और उसको बोला जाता है एस्टिमेटेड टोटल असेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। उसके बाद एक समरी बनाई जाती है, समरी ऑफ ग्रॉस असेट्स, जिसमें रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्पेसिफिकली प्लेज्ड असेट, ये जो दोनों स्पेसिफिकली प्लेज्ड असेट है
इनका रियलाइजेबल वैल्यू यहां लिखा जाता है, और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ अदर असेट्स, ये जो यहां पे अदर असेट है, नॉन प्लेज्ड या फ्री असेट, उसका टोटल यहां पे लिखा जाता है 3,03,000। इसका टोटल यहां पे 6,03,000 अंदर में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ऊपर में इनको ऑलरेडी आउटर कॉलम में हम लोग लिख चुके हैं। ये एक इंफॉर्मेशन के लिए रहता है ग्रॉस असेट। उसके बाद लायबिलिटीज का पेमेंट चालू होता है। लायबिलिटीज के 3 कॉलम होते हैं, एक लेफ्ट में ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम, एक डिटेल वाला नाम के लिए कॉलम, और एक अमाउंट का कॉलम जहां पे पेमेंट होता है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू द एक्सटेंट क्लेम्स आर कवर्ड। ये देखिए यहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, इनका जितना क्लेम हम लोग कवर कर पाए, जैसे 1,30,000 में 80,000 का क्लेम कवर करना था तो हम कर लिए, 1,70 में 1,90 का क्लेम कवर करना था तो हम 1,70 का ही क्लेम कवर कर पाए। तो इसका 1,70 का क्लेम कवर किए, इसका 80,000 का क्लेम कवर किए, तो यानी टोटल 2.5 लाख का क्लेम कवर हुआ। तो वो खाली ग्रॉस लायबिलिटी कॉलम में लिखा जाता है, क्योंकि इसका एक्चुअल में जो पेमेंट का हिसाब किताब है वो तो यहां पे हम लोग ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो यहां पे दोबारा डिस्क्लोज किया जाता है खाली ग्रॉस लायबिलिटी के लिए। उसके बाद रियल पेमेंट स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर निकाला जाता है, उसको दोनों साइड में लिखा जाता है। फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास कितना कैश बचा उसका वर्किंग बनाया जाता है माइनस करके। फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट किया जाता है, दोनों साइड में लिखा जाता है। उसका खाली पुराना इंटरेस्ट जितना बाकी था वहीं तक का ही डिटेल आता है। डिलेड इंटरेस्ट लिक्विडेटर का स्टोरी होता है। माइनस किया गया तो कितना पैसा बचा देखा जाता है, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करने के काम में लेते हैं। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितना पैसा पाता है वो लिखा जाता है। माइनस करने के बाद पता चलता है कि कंपनी का फाइनली अभी भी सरप्लस है कि डेफिशिएंसी आ गया। तो ये जो फाइनल फिगर है राइट हैंड साइड कॉलम में, ये सरप्लस या डेफिशिएंसी बताता है। और लेफ्ट हैंड साइड में जब क्रेडिटर का अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को लिख दिया जाता है तो टोटल कर लिया जाता है। ये 6,67,000 जो कि ग्रॉस लायबिलिटी का कॉलम का टोटल है, और ये 6,03,000 जो कि ग्रॉस असेट का टोटल था, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो ये राइट हैंड साइड में जो डेफिशिएंसी उसको मैच करेगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर और इक्विटी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर का जो अमाउंट रहता है, जिसको कॉल्ड अप अमाउंट हम लोग बोलते हैं, उसका पेमेंट किया जाता है। और ये सच्ची का पेमेंट नहीं है, ये एस्टिमेशन है कि करेंगे तो ऐसा होगा। जब उसको भी माइनस कर देते, क्रेडिट देखो इन लोगों को भी लायबिलिटी की तरह ही ऑलमोस्ट ट्रीट किया जा रहा है, पर लायबिलिटी नहीं क्योंकि मेंबर है इसलिए लायबिलिटी के बाद लिखेंगे। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को लिख लेने के बाद फाइनल जो डेफिशिएंसी आया वो एस्टिमेटेड टोटल डेफिशिएंसी के नाम से आ जाता है। ये देखिए यहां सिर्फ असेट और लायबिलिटी लिखा गया, यहां कोई प्रॉफिट लॉस रिजर्व सरप्लस नहीं लिखा गया। पहले असेट लिखा गया, जोड़ा गया, फिर एक एक करके लायबिलिटी माइनस की गई, घटाया गया, फाइनली इतना डेफिशिएंसी आ गया बिकॉज लायबिलिटीज वेयर मोर देन दी असेट्स। अब यही 4,04,000 रुपया एक और स्टेटमेंट बना के जिसका नाम है डेफिशिएंसी अकाउंट, वो बना करके मैच कराया जाता है और डायरेक्टर लोग दोनों स्टेटमेंट बनाते हैं। ओके, वो स्टेटमेंट जो लॉस प्रॉफिट का स्टेटमेंट है वो मिनिमम अगर 3 साल का डिटेल अवेलेबल है तो 3 साल, और 5 साल का डिटेल अवेलेबल है तो 5 साल का भी दिया जाता है। ओके, देखिए शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले हम लोग ऊपर में नाम हो गया डेफिशिएंसी अकाउंट एज पर लिस्ट एच। सबसे पहले लिखेंगे आइटम्स कंट्रीब्यूटिंग टू डेफिशिएंसी, यहां सारे लॉस मेकिंग आइटम लिखे जाएंगे, और नीचे लिखा जाएगा आइटम्स रिड्यूसिंग डेफिशिएंसी, यहां सारे प्रॉफिट मेकिंग आइटम लिखे जाएंगे। मिनिमम पीछे के 5 साल का डिटेल दिया जाएगा, मान के चलो 3 साल का होगा तो 3 साल का देंगे। देखिए शुरुआत कैसे हुई। P&L डेबिट बैलेंस पुराना, मान लो ये 3 साल पुराना या 5 साल पुराना होगा, तो P&L डेबिट बैलेंस पुराना, क्योंकि लॉस है तो इस ऊपर में लिखा गया। ये देखिए ओपनिंग जनरल रिजर्व पुराना, जनरल रिजर्व का प्रॉफिट बैलेंस है इसलिए नीचे लिखा गया। उसके बाद 2011 में जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है बोल के नीचे लिखा गया। 2011 में जो डिविडेंड दिए तो प्रॉफिट गिरा, लॉस की तरह का चीज हो गया, तो डिविडेंड जितना दिए माइन इधर ऊपर में लॉस में लिखा गया। 2012, 13, 14 में जो लॉस हुआ, 12, 13, 14 में आग लगने की वजह से लॉस हुआ। 2015 में जो लॉस हुआ, असेट को बेचने की वजह से जो लॉसेस आएंगे, उन सारे लॉस को जब लिख दिए तो लॉस का टोटल आया 494,000। और बीच में लैंड एंड बिल्डिंग को बेच करके एक प्रॉफिट आने की उम्मीद है, जब सारी प्रॉफिट को लिख दिया तो आंसर आया 90,000। 494 का लॉस, टोटल लॉस टिल टुडे, और 90,000 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट टिल टुडे। उसमें असेट लायबिलिटी के बेचने वाली प्रॉफिट लॉस भी आ गई है, एस्टिमेटेड है सब कुछ।
ये लॉस ये प्रॉफिट को माइनस करोगे तो ठीक डेफिशिएंसी 4,04,000 का आ जाएगा। ये डेफिशिएंसी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर वाली डेफिशिएंसी को मैच करता है, क्योंकि आपने सुना होगा असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल टू इक्विटी। तो हम बोलेंगे उसी कॉन्सेप्ट से ये डेफिशिएंसी अकाउंट लॉसेस प्रॉफिट का अकाउंट है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना करके डेफिशिएंसी का अमाउंट निकाल लिया जाता है और डेफिशिएंसी का अमाउंट लिख करके डेफिशिएंसी अकाउंट में कोई पर्टिकुलर ईयर का लॉस एज ए बैलेंसिंग फिगर निकाला जाता है, जो मेरे इस वाले क्वेश्चन पेपर में था। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की डेफिशिएंसी का बैलेंस डेफिशिएंसी अकाउंट के लॉस माइनस प्रॉफिट के बैलेंस को मैच करेगा। तो अगर कोई मिसिंग फिगर भी बीच में निकालना होगा तो हम लोग निकाल पाएंगे। पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ सेमेस्टर्स में ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और डेफिशिएंसी अकाउंट बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो आपके स्टडी मॉड्यूल में एन नंबर ऑफ बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं। उन सारे इलस्ट्रेशंस को बहुत केयरफुली, अगर खाली रीड भी कर सको ना, तो आज पहले उनको रीड कर लेना, क्योंकि पिछले कुछ सेमेस्टर में एग्जाम में बहुत पॉपुलर हो गया है। तो आप इसको जरूर बना करके अच्छे से केयर करके इसका रिवीजन कर लेना। रिवीजन का मेरा फंडा वही रहेगा जो मैंने आपको बोला। मैं बार बार अब उसको रिवाइज मैंने बोलना नहीं चाहता। सम्स उसी तरह से बनाएंगे आप लोग जैसा मैंने बोल रखा है। सो विद दिस अपना लिक्विडेशन का सेकेंड वाला पोर्शन विच इज ऑन लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एंड डेफिशिएंसी अकाउंट इज ओवर। थैंक यू।